हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट का लेक्चर 9, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है समानांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि समानांतर क्रम संयोजन अर्थात पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी विद्युत परिपथ में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरों को एक बिंदु और दूसरे सिरों को दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है तो यह संयोजन समानांतर संयोजन कहलाता है। तो समानांतर संयोजन या पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं? तो जब किसी विद्युत परिपथ में सभी प्रतिरोधों के जो पहले सिरे होता है उसको एक बिंदु से एवं दूसरे सिरे को क्या है दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के जो संयोजन होता है उसको समानांतर क्रम संयोजन या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। ओके, तो चलिए इसको इस डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि समानांतर क्रम संयोजन क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं चित्र 8 समानांतर क्रम में आयोजन था, समानांतर क्रम में संयोजन। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रतिरोध है क्या है वो समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ। ओके, तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा कौन है? आई है। ओके, तो चलिए समानांतर क्रम संयोजन को समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो ये क्या है? एक विद्युत परिपथ है। तो जब किसी विद्युत परिपथ में सभी प्रतिरोध जैसे कि R1, R2 एवं R3 सभी प्रतिरोधक के पहले सिरों को एक बिंदु और दूसरे सिरों को क्या है दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है तो यह संयोजन समानांतर संयोजन कहलाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि समानांतर क्रम संयोजन क्या होता है। ओके, इस क्रम को हम आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं। ओके, जो समानांतर क्रम संयोजन होता है उसको हम आवश्यकता के अनुसार क्या है बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर केवल तीन ही प्रतिरोध दिखाया गया, जैसे कि R1, R2, R3। इसी प्रकार से हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं, जैसे कि R4 हो गया, R5 हो गया, R6, R7। इसी प्रकार से हम लोग कम कर सकते हैं, जैसे कि R1, R2, R3 इसको R1, R2 कर सकते हैं या केवल R1 कर सकते हैं। तथा इस प्रकार से क्या करता है, यह डिपेंड करता है कि हमको कितनी आवश्यकता है। यहाँ चित्र 8 में तीन प्रतिरोधों R1, R2 तथा R3 को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर तीन प्रतिरोध R1, R2 एवं R3 तीनों को क्या समानांतर क्रम में संयोजित किया गया। संयोजन में बैटरी स्विच एवं अमीटर भी जोड़ा गया है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं इसके संयोजन में क्या है, एक बैटरी जोड़ा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी बैटरी 1, 2, 3 बैटरी दिखा गया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि अर्थात एक स्विच है एवं एमीटर अर्थात इन सभी का भी उपयोग किया गया। ओके, प्रत्येक प्रतिरोधों में समान विभवांतर भी है। ओके, तो और प्रत्येक जो प्रतिरोध R1, R2 एवं R3 इन सभी में क्या है समान विभवांतर है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इन सभी प्रतिरोधों को क्या है विभवांतर से भी संयोजित किया गया, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाह होने वाली विद्युत धारा अलग अलग होगी। ओके, तो इसमें जो प्रवाहित होने वाले जो विद्युत धारा है वह सभी में अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जैसे कि यहाँ से प्रवाहित होने वाले जो परिपथ विद्युत धारा वह तो आई है, परंतु यहाँ पर तीन प्रतिरोध है जिसकी वजह से क्या बिंदु ए पर आने के पश्चात वह तीन भागों में बढ़ जाता है, जैसे कि I1, I2 एवं I3। ओके, ये ओके, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाह होने वाली विद्युत धारा अलग अलग होगी। यदि R1, R2 तथा R3 में क्रमशः I1, R2 एवं I3 धारा प्रवाहित हो तो ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध R1, R2 व R3 में बहने वाली धारा I1 इक्वल V डिवाइडेड बाय R1, I2 इक्वल V डिवाइडेड बाय R2 एवं R3 इक्वल V डिवाइडेड बाय R3। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं इन तीनों जैसे कि R1, R2 एवं R3 सभी क्या है प्रतिरोध है, तो इनमें प्रवाहित होने वाले जो विद्युत धारा है क्रमशः जैसे कि I1, I2 एवं I3 हो तो ओम के नियम अनुसार क्या होगा, तो इसमें बहने वाले जो धारा होगा I1 के लिए होगा V डिवाइडेड बाय R1, I2 के लिए V डिवाइडेड बाय R2, I3 के लिए होगा V डिवाइडेड बाय R3। क्यों? चूंकि हम लोग जानते हैं कि ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, V समानुपाती किसके होता है I के।
ओके, तथा इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल आई आर। ओके, तो यहाँ पर R क्या है, प्रतिरोध है। ओके, तो इस समानुपाती के स्थान को हटाते हैं तो हमको क्या है, V इक्वल आई आर प्राप्त होता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जैसे कि विद्युत धारा I का मान ज्ञात करना चाहे तो यहाँ पर R क्या है, बटे में है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो V डिवाइडेड बाय R इक्वल I। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, I इक्वल V डिवाइडेड बाय R। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं I1 इक्वल V डिवाइडेड बाय R1। ओके, चूंकि यहाँ पर सभी का जो विभवांतर अर्थात जो V है वह सभी में समान है, जिसकी वजह से सभी में V है, परंतु जो इसका प्रतिरोध है एवं जो विद्युत धारा वह अलग अलग है, जैसे कि I1 के लिए R1 है, R2 के लिए R2 है एवं R3 के लिए R3 है। ओके, सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R हो तो I इक्वल VR। ओके, तो मान लीजिए इन सभी प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध वह R हो तो इस स्थिति में क्या होगा, I इक्वल V डिवाइडेड बाय R होगा। अब ये तुल्य प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसको परिणामी प्रतिरोध के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। तुल्य प्रतिरोध ऐसा प्रतिरोध जो परिपथ में उपस्थित सभी प्रतिरोधों के संयोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित कर दे कि परिपथ में धारा का मान अपरिवर्तित रहे, तो इस अकेले प्रतिरोध को ही तुल्य प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध कहते हैं। ओके, तो जैसे कि हम लोग तुल्य प्रतिरोध में जानते हैं, जैसे कि श्रेणी क्रम संयोजन में जाना था कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या था, R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। अर्थात इससे तात्पर्य क्या होता है, यहाँ पर जैसे कि R का मान लेते हैं जैसे कि 6, तो इन सभी जो प्रतिरोधों को क्या मिलाते हैं तो इन सभी का जो मान होता है वह 6 ही आता है। ओके, तो जैसे कि R1 का मान 2 हो गया, R2 का भी 2 हो गया, R3 का 2 हो गया। ओके, तो इसी को क्या कहता है, ये जो R बचे इसको क्या कहता है, इसी को ही तुल्य प्रतिरोध या फिर परिणामी प्रतिरोध कहता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसके जो I अर्थात विद्युत धारा में क्या है, किसी प्रकार का परिवर्तन होता है क्या, नहीं होता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग इसको क्या कहते हैं, परिणामी प्रतिरोध या फिर तुल्य प्रतिरोध कहता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R हो तो I इक्वल क्या होगा, V डिवाइडेड बाय R। ओके, तो सभी प्रतिरोधों के लिए, किंतु I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3 समानांतर संयोजित श्रेणी क्रम में कुल विद्युत धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा की योग के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पर प्रदर्शित है कि जो I इक्वल क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 समानांतर संयोजित श्रेणी क्रम में कुल विद्युत धारा का जो मान होता है वह प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा के योग के बराबर होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर I अर्थात यहाँ पर जो प्रवाहित होने वाले जो विद्युत धारा कितना है, 15 एम्पियर अर्थात कितना है, 15 एम्पियर। ओके, तो यहाँ पर जो बिंदु E पर आकर क्या होता है, वो 3 भागों में बढ़ जाता है, I1 I2 एवं I3। ओके, तो इस सभी में क्या होता है, समान विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाहित होता है, तो इस वजह से क्या होता है, सभी में क्या होता है, 5 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि समानांतर संयोजित श्रेणी क्रम में जो कुल विद्युत धारा होता है का मान होता है प्रत्येक प्रतिरोध में 1 2 3 अर्थात तीनों प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा के बराबर योग के बराबर होता है। ओके, तो यह केवल इसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। ओके, तो बाय द वे यहाँ पर यदि हम लोग अन्य प्रतिरोध जोड़े जैसे कि प्रतिरोध R4 हो गई या फिर R5, फिर भी क्या होगा, इसका जो योग होगा क्या इसके बराबर होगा, तो इसमें प्रवाहित होने वाले जो विद्युत धारा होगा सभी का योग I के बराबर होगा। ओके, तो इस प्रकार से इसका जो फार्मूला होगा समांतर क्रम समांतर क्रम संयोजन का जो फार्मूला होगा तो इस प्रकार से होगा 1 डिवाइडेड बाय R इक्वल क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा कि समानांतर क्रम संयोजन क्या होता था, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर दिए गए समीकरण द्वारा V डिवाइडेड बाय R इक्वल V डिवाइडेड बाय R1 प्लस V डिवाइडेड बाय R2 प्लस V डिवाइडेड बाय R3। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया था कि I इक्वल क्या होता है, जैसे कि I इक्वल होता है I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, तो हम लोगों ने I1 I2 एवं I3 का मान ज्ञात किया तो हमको क्या प्राप्त हुआ, I1 का मान प्राप्त हुआ V डिवाइडेड बाय R1,
R2 का मान प्राप्त हुआ V डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3 का मान हमको क्या प्राप्त हुआ V डिवाइडेड बाय R3। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट इसके वैल्यू को पुट करते हैं, तो I इक्वल क्या होगा V डिवाइडेड बाय R। तो ऊपर दिए गए समीकरण द्वारा हम इस प्रकार से लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाय R इक्वल V डिवाइडेड बाय R1 प्लस V डिवाइडेड बाय R2 प्लस V डिवाइडेड बाय R3। ओके, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय R इक्वल 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3। अब ये कैसे आया, तो चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सभी में क्या है V प्रदर्शित है, अर्थात सभी में क्या है V उपस्थित है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा V डिवाइडेड बाय R। ओके, तो सभी में V उपस्थित है, तो हमको V को क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो बचा क्या, ऊपर में 1 बचा, तो 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर V को क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। ओके, तो अब जैसे कि V को हम लोग गुणा करेंगे तो वो सामान्य अपने पोजीशन में आ जाएगा। जैसे कि V का गुणा 1 के साथ करेंगे तो V डिवाइड बाय R1, इसके साथ 1 के साथ होगा तो V डिवाइड बाय R2, इसके पश्चात V का गुणा क्या है 1 के साथ करेंगे तो V डिवाइड बाय R3। ओके, तो जस्ट हम लोगों ने क्या जो V है उसको क्या किया, हम लोगों ने कॉमन निकाला। ओके, अब जैसे कि यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पर जो V है क्या यहाँ पर गुणा में है। अब इसको पंक्षांतर करेंगे तो वो कहाँ चले जाएगा, वह बट्टे में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा V डिवाइडेड बाय VR इक्वल 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3। तो V क्या होता है, आपस में कैंसिल हो जाता है, तो बचा क्या, ऊपर में कुछ नहीं, मतलब 1 बचा, तो 1 डिवाइडेड बाय R। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं तुल्य प्रतिरोध 1 डिवाइडेड बाय R इक्वल क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों को तुल्य प्रतिरोध अर्थात परिणामी प्रतिरोध प्राप्त होता है 1 डिवाइडेड बाय R इक्वल 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। जैसा कि आपने देखा श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध सबसे अधिकतम प्रतिरोध से भी अधिक होता है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने श्रेणी क्रम संयोजन में ऑब्जर्व किया कि जो तुल्य प्रतिरोध होता है वह सबसे अधिकतम प्रतिरोध से भी अधिक होता है। कैसे, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि जो श्रेणी क्रम में संयोजन का जो फार्मूला क्या होता है, R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ओके, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होता था, जो R होता है वह सबसे अधिकतम प्रतिरोध से भी अधिक होता है। तो जैसे कि R का मान कितना था, 6, R1 R2 R3 का मान कितना 2 2 2। ओके, तो मान लीजिए इन तीनों में से किसी भी प्रतिरोध का इसमें से मान अधिक होगा, फिर भी जो यहाँ पर जो R का जो मान होगा वह सबसे अधिक होगा। ओके, से इसका तात्पर्य क्या होता है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, सबसे अधिक होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं अधिक सबसे अधिकतम प्रतिरोध से भी क्या होता है, वह अधिक होता है। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पर R2 का मान यदि 4 हो गया या फिर जैसे कि 5 होगा, फिर भी यहाँ पर जो क्या है, जो R का जो मान होगा वह सबसे R1 R2 R3 से क्या कंपेरिजन में क्या होगा, R का जो मान होगा वह सबसे अधिक होगा। ओके, लेकिन समानांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध संयोजन के न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है, परंतु जो समानांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध था, जो 1 डिवाइडेड बाय R का जो मान होता है वह क्या होता है, वह न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है। मान लीजिए यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय R1 1 डिवाइडेड बाय R2 1 डिवाइडेड बाय R3 में से किसी में की अभी जो वैल्यू है वो सबसे कम है, तो फिर भी क्या होता है, उससे वैल्यू भी क्या होगा, उससे अधिक और कम क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय R का मान होगा। जिस वजह से यहाँ पर बताया गया कि समानांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध संयोजन के न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि समानांतर क्रम संयोजन अर्थात पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।